जबरदस्त सैलरी वाली जबरदस्त जो है बिहार में नई भर्ती निकल कर आ चुकी है बिहार एसएससी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बिहार एसएससी के द्वारा जो है एक शानदार भर्ती जो है निकाली गई है, जिसका विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं 01/2025 जो है आ चुका है। इसमें जो पद रहने वाले हैं फ्रेंड्स, वो आपका रहने वाला है सब स्टैटिकल ऑफिसर या ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर, यानी जो है प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के जो है इसमें पद आपके रहने वाले हैं। जो 682 पदों पे बहाली यहाँ पे जो है निकल कर आ चुकी है। इसका फुल नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। हम आपको इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे टोटल पोस्ट कितना है, सैलरी आपको कितना मिलेगा, इसके अलावा जो हम आपको बताएंगे एज लिमिट, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसके अलावा जो है कट ऑफ आपका कैसे बनता है, सारा चीज़ हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। सिलेबस भी आपको समझाने वाले हैं। तो अगर आप जो है बिहार में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं जबरदस्त सैलरी वाली, इसमें पे लेवल फ्रेंड्स ना 7 है। जी हाँ दोस्तों, 7 की पे लेवल सैलरी वाली की मैं बात कर रहा हूँ। ये जॉब बहुत ही शानदार है और काफ़ी दमदार है। बाबू वाला जो जॉब होता है ना फ्रेंड्स, वो आपका जॉब रहने वाला है। तो चलिए समझते हैं इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहले हम समझते हैं इस भर्ती के लिए फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो जाएगा और 1 अप्रैल को मैं प्रॉपर एक वीडियो भी बना के बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है। पहले समझते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या है इस भर्ती के लिए। फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने अर्थशास्त्र में या गणित में या सांख्यिकी में किसी एक विषय से अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट के साथ अगर आपने जो है ना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट में लिखा हुआ है, पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों के स्नातक की डिग्री या पूरक सब्सिडरी जिसको बोलते हैं के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। मतलब आपके पास मान लीजिए सपोज ग्रेजुएशन में कोई सब्सिडरी सब्जेक्ट रहा हो, मेन सब्जेक्ट में नहीं रहा हो, लेकिन इन तीनों में से कोई भी सब्सिडरी के तौर पे रहा हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या जो है पूरक विषय जिसको बोलते हैं, या पास कोर्स के रूप में भी अगर आपने जो है इन तीनों विषय में से किसी एक विषय से अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल पे तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको ये क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। सैलरी लेवल 7 है, सैलरी जबरदस्त है। इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी 70,000 प्लस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और आपको जो है काफ़ी सारे फैसिलिटी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। पद का नाम रहेगा अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। सैलरी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको गूगल के थ्रू भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको और क्लियर हो सके। देखिए, मैंने गूगल में गया, सर्च किया लेवल 7 सैलरी इन बिहार, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 44,900 जो है यहाँ पे 7th पे कमीशन के आधार पे यहाँ पे जो है मार्च 2025 के लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 44,900। अब इसमें जो डेयर अलाउंसेंस होता है, महंगाई भत्ता, वो सीधे 50% हो जाता है, लगभग 53% 54% के आसपास होता है। तो हम 22,000 के आसपास यहाँ पे जोड़ देते हैं तो 44 और 22 सोचिए कितना हो गया। काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे आपकी जो है लगभग 66,000 ये हो गया। इसके अलावा जो है हाउस रेंट 10% मिलता है 44,900 का। तो सोचिए 10% नहीं तो अगर मान लीजिए अगर जो है 10% भी अगर हम ऐड करते हैं तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे और ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी फ्रेंड्स 70,000 प्लस यहाँ पे आपको जो है चली जाती है और सैलरी जबरदस्त है, बाबू वाली सैलरी है। अब यहाँ मतलब जॉब भी जबरदस्त है, बाबू वाली जॉब मतलब जॉब है। 682 रिक्त पदों पर यहाँ पे वैकेंसी है जिसमें आपको कोटिवार बहाली को तो दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको महिलाओं के लिए जो है 231 पदों पे रिजर्वेशन है। 35% डायरेक्ट रिजर्वेशन होता है ना महिलाओं के लिए, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जनरल में 313 पद है, एससी में आपका 98, एसटी में 7 है और यहाँ पे ईबीसी में 112 और बीसी में 62 बहाली है और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 22 पद है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 68 पद है। तो ये आपकी बहाली यहाँ पे निकाली गई है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी के लिए 14 वैकेंसी को रिजर्व किया गया है और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे कुछ पदों को रिजर्व किया गया अलग अलग दिव्यांग के अनुसार। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे 1 अगस्त 2024 के आधार पे आपकी उम्र सीमा की गणना यहाँ पे की जाएगी, जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखा जाएगा और अधिकतम उम्र जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष, मतलब जनरल मेल के लिए बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे बीसी ईबीसी महिला पुरुष के लिए बीसी ईबीसी मैं लिख देता हूँ ईबीसी 40 वर्ष और अनारक्षित महिला, भले वो किसी कैटेगरी से आती हो महिला है तो 40 वर्ष
और SC ST महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है। सभी कोटि के जो दिव्यांग है, भले किसी कैटेगरी से आता है, उनका उम्र में 10 वर्षों का छूट है। अधिकतम उम्र यानी यहाँ पे 47 वर्ष के भी अगर विकलांग पर्सन है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। अब यहाँ पे कार्य अनुभव, मान लीजिए कोई ऑलरेडी संविदा पे कार्यरत है तो उनको यहाँ पे कार्य अनुभव के आधार पर जो यहाँ पे उनका गणना जो है 31 मार्च 2025 को करा जाएगा। लेकिन वही एज की जो गणना हो रही है वो 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जा रही है। तो इस चीज़ को भी विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। अब काफ़ी लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे और आगे फॉर्म भरने जाएंगे तो दिक्कत हो जाता है, या DV में जाके छट जाएंगे। तो ये विशेष ध्यान देना है, एलिजिबिलिटी को अच्छे से समझ लेना है कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। अगर एलिजिबल है तो ही फॉर्म भरिएगा, वरना मत भरिएगा, कोई मतलब ही नहीं है, आगे जाके छट जाइएगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही स्पष्ट रूप से उद्धत करना अनिवार्य होगा। यानी आपको फॉर्म भरने के लिए जो भी जाति होता है, निवास होता है, वो आपको लगेगा अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो। बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप BC से हैं तो किस प्रकार का जाति और निवास बनवाना होगा, EWS है तो कौन सा वाला, सब चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए बस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मेधा सूची, वो यहाँ पे बताया गया है विवरण के तौर पे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अधिमानता के अनुसार 75 अंक, और कोई अगर संविदा पे पहले से कार्य कर रहा है उनके लिए यहाँ पे 25 अंक का निर्धारित किया गया है। अगर कोई मान लीजिए संविदा कर्मी है, पहले से कार्यरत है, तो उनको मैक्सिमम 25 अंक मिलेगा। हो सकता है कि 1 वर्ष के लिए 5 अंक मिल रहा हो, 2 वर्ष के लिए 10 अंक, ऐसे करके 5 वर्ष अगर तक वो संविदा है तो 25 मैक्सिमम 25 अंक तक उनको दिया जाएगा। अब ये जो भी कैंडिडेट्स मतलब संविदा पे आधारित कार्य कर रहे हैं उन्हीं के लिए है, बाकी लोग को नहीं मिलेगा। तो फॉर्म भरते समय उनको दिखाना होगा कि आप संविदा कर्मी हैं, तो यस करके अपना जो है एक्सपीरियंस की जानकारी देना होगा। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग पहले से बनवा लीजिएगा जो भी संविदा कर्मी है। अब यहाँ पे देखिए अधिमानता अंक कैसे बनेगा, यानी मेरिट कैसे बनेगा, यानी यहाँ पे जो है 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जाएगा। इसमें बताया गया कि अधिमानता अंक इक्वल टू परीक्षा में प्राप्त अंक भागे परीक्षा में कुल अंक इंटू 75। तो जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा। इसके अलावा संविदा के आधार पर दे अभिमानता, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों में देना, मतलब यहाँ पे आपको छूट मिलेगा। इसमें 2 एग्जाम होगा, प्री और मेंस। तो प्री मेंस के हिसाब से आपका अलग अलग यहाँ पे रखा जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है बताया गया है न्यूनतम अर्हतांक, मतलब ये सिर्फ जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे मेरिट नहीं बनेगा, आपको बेहतरीन करना होगा तभी मेरिट बनेगा। यहाँ पे परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है। परीक्षा शुल्क बोला गया है कि अगर आप जनरल BC EBC के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 540 रुपये है। SC ST बिहार के स्थायी निवासी 135 रुपये, और यहाँ पे अगर जो है दिव्यांग है उन सबका 135, और जो है महिला है वो सिर्फ बिहार के निवासी 135 रुपये यहाँ पे लगेंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि पुरुष महिला के लिए जो बिहार राज्य के सभी श्रेणी के पुरुष महिला हैं उनको 540 रुपये। तो ये आपका जो आवेदन शुल्क लगेगा। बाकी प्रोसेसिंग एवं सेवा कर टैक्स द्वारा अलग से वहन किया जाएगा, तो हो सकता है कुछ परसेंटेज बढ़ के भी आए। अब यहाँ पे ऑनलाइन जो है 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग में, हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काफ़ी सारी बहाली जो है आई हुई है, जिसमें आपका एक्सरे टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, इसके अलावा जो है फार्मासिस्ट, इसके अलावा जो है ड्रेसर की भी बहाली आ चुकी है। तो काफ़ी सारी बहाली जो है लगभग चल रही है। लगभग 15,000 से ज़्यादा बहाली जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में आ चुकी है। आज ही के डेट में 19,000 से ज़्यादा पदों पे जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली आ चुकी है। उसका भी डेट आ चुका है फॉर्म भरने का, 18 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा बिहार में होमगार्ड की बहाली जो है 15,000 पदों पर आ रही है। तो इसकी बहाली फ्रेंड्स होमगार्ड वाली आ रही है, हो सकता है 2-3 दिन में उसका भी आवेदन स्टार्ट हो जाए। फिर BPSC TRE 3 में भी बहाली आ रही है। बिहार SSC भी और यहाँ पे बहाली लेकर आने वाली है। बिहार में बहाली ही बहाली है फ्रेंड्स। इलेक्शन से पहले काफ़ी सारी बहालियाँ यहाँ पे आने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग जो है लग जाइए, अभी आपके पास सही समय है तैयारी करने का, और अभी आपके पास जो है सही समय है जॉब पाने का। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा की प्राकृतिक, वस्तुनिष्ठ होगा। यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वस्तुनिष्ठ होगा, जिसमें आपको बताया गया है 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे ये भी मतलब मान लीजिए सपोज जो है 40,000 से अधिक कैंडिडेट्स फॉर्म भर देते हैं तो एक प्री एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और उसमें सिलेक्शन किया जाएगा। अगर 40,000 से कम लोग फॉर्म भरते हैं तो डायरेक्टली मेंस एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना।
तो वही मेंस और प्री का यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित प्रारंभिक मुख्य परीक्षा किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किए। नॉर्मलाइजेशन जो है यहाँ पे बोला गया कि अगर एक से अधिक परीक्षा होती है पालियों में तो हम नॉर्मलाइजेशन यूज करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा मुख्य प्राकृतिक की होगी, वस्तुनिष्ठ प्राकृतिक मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। अगर प्री एग्जाम होता है तो उसमें जो है वैकेंसी के 5 गुना कैंडिडेट्स को जो है क्या होगा, मेंस एग्जामिनेशन को लिए बुलाया जाएगा। तो ये यहाँ पे मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। फिलहाल प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ पे जो है बताया गया है सिलेबस के बारे में, आप समझ लीजिए। अब प्रारंभिक परीक्षा में एक ही पत्र आपका होगा जिसको सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस रहेंगे, सामान्य विज्ञान और गणित के क्वेश्चंस रहेंगे, मानसिक क्षमता जांच, कॉम्प्रिहेंशन या लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो ये 3 सेक्शन से आपके सारे के सारे प्री एग्जाम आपके होने वाले हैं। अगर मेंस होता है, अगर सपोज मान लीजिए प्री नहीं होता है तो मेंस होगा ना, तो डायरेक्टली जो है मेंस के लिए अलग से सिलेबस जारी ये लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल प्री के यहाँ पे बताया गया, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कंपटीशन ज़्यादा है तो 40,000 से अधिक ही फॉर्म गिरेंगे, तो प्री ही पहले होगा, उसके बाद से मेंस होगा। अब प्री का सिलेबस यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ना है ये यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। समसामयिक विषय में क्या क्या पढ़ना है आपको दिया गया, भारत उनके पड़ोसी देश पढ़ना होता है। सामान्य विज्ञान गणित में आपको क्या पढ़ना है ये आपको बताया गया है। सामान्य विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, गणित में क्या क्या पढ़ना है, मानसिक क्षमता जांच परीक्षा में क्या क्या पढ़ना है, डिटेल सिलेबस यहाँ पे इन्होंने दे रखा हुआ है। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। अगर आपका मेंस होगा तो मेंस तो 100% होगा, भले प्री हो या ना हो, लेकिन मेंस होने वाला है तो मेंस जो है 100% होगा। तो मेंस में बोला गया सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस रहेंगे, सामान्य विज्ञान गणित के क्वेश्चंस रहेंगे और मानसिक क्षमता जाँच परीक्षा रहेगी, सेम वही रहेगा। अब यहाँ पे मुख्य परीक्षा जो है निम्न विषय यहाँ पे दिया गया है। अब जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो भी अपडेट होगी इस वैकेंसी रिलेटेड आपको हमेशा मिलता रहेगा। अब बात करते हैं फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आप अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल जिसको बोलते हैं वो आप जरूर बनवा लेंगे। अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं, मतलब BC और EBC से अगर आप आते हैं तो अपना जो है अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी के द्वारा जो बनता है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र वो आप अपना बनवा लेंगे। अगर कोई विवाहित महिला है तो अपने क्रीमी लेयर और या जाति अगर वो बनवाती हैं तो पिता के नाम से और पिता के पते के नाम से आपको बनवाना होता है। इसके बाद से अगर कोई मान लीजिए EWS से बिलोंग करता है तो EWS सर्टिफिकेट अपना जो है फॉर्म भरने से पहले बनवा लेगा। SC ST कोई कैंडिडेट्स है तो वो भी अपना जो है जाति और निवास जो है जरूर बनवा लेगा। EWS वाले भी अपना जो है निवास जरूर बनवा लेंगे। निवास बिहार के निवासी को सबको लगने वाला है, भले वो जनरल हो या किसी और कैटेगरी से हो। लेकिन BC EBC में नॉन क्रीमी लेयर, SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र, EWS के लिए अपना EWS सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला ही बनवाना होता है। ये नहीं कि बहुत पुराना वाला आप लेकर लगा दिए, गलती हो जाएगा आपसे, आगे चल के छट भी सकते हैं। अब यहाँ बोला गया कि सामान्य प्रशासन विभाग पटना अधिसूचित लिखित परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है, मतलब दोनों माध्यम से आपका परीक्षा हो सकता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अब फॉर्म भरने का जो इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पे दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे दिया गया 21 अप्रैल। मतलब मान लीजिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, पेमेंट जमा कर दिया और आपका जो है आगे फॉर्म सबमिट करना बाकी रह गया तो आप 21 अप्रैल तक सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो मैट्रिक अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र और जो भी आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उसका स्नातक से संबंधित प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा आपके पास संविदा पे पहले से कार्यरत हैं तो उसका जो है प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र पहले से अगर कार्यरत है तो, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। स्थायी निवास आवास से प्रमाण पत्र आपको चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अगर है तो जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना होगा। EWS है तो EWS, BC EBC के केस में नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती है तो वो सब आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा। दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसके अलावा उम्र सीमा में छूट आप ले रहे हैं तो उससे निर्गत सरकारी सेवा का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना होगा। संविदा पे कार्यरत है तो उसका जो है आपको प्रमाण पत्र कार्य अनुभव का निर्गत करवाना होगा जहां भी आप कार्य कर रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है यहाँ पे लगते हैं फॉर्म भरने में। बाकी अंतिम तिथि वगैरह यहाँ पे दे दिया गया। आप फॉर्म भरने से पहले जो है सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार अपने स्तर से भी जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आई होप इस भर्ती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।